डियर स्टूडेंट, गवर्नर जनरलों की कड़ी में आज हम आपको महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे उसमें लास्ट गवर्नर जनरल जिसको हम पढ़ा रहे हैं, हम वैसे ही लास्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ा के इस कड़ी को हम ख़त्म करने वाले हैं। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है तो महत्वपूर्ण गवर्नर या गवर्नर जनरलों के बारे में बताए हैं जिनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो क्लाइव हो, चाहे वारेन हेस्टिंग्स हो, चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, विलियम बेंटिंग हो, वेलेस्ली हो। और आज उसी कड़ी में हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लॉर्ड डलहौजी को भी भारत में महत्वपूर्ण सुधारकों के रूप में देखा जाता है, याद किया जाता है भारतीय दृष्टिकोण से। इन्होंने बहुत कम समय में, जो 1848 ईस्वी में भारत आता है और 1856 ईस्वी तक रहता है, तो 7-8 सालों में ही इसने बहुत बड़े स्तर पे सार्वजनिक निर्माण के काम भी यहाँ पे किए हैं। और उसकी एक महत्वपूर्ण नीति जो बहुत फेमस है, द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की विदेश नीति। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है और उसका एक महान साम्राज्यवादी और सुधारक के रूप में भारतीय इतिहास में इसको जाना जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत में, वो था भारत में अंग्रेजी सत्ता का अधिक से अधिक विस्तार करना और उसको एक सुसंगठित स्वरूप प्रदान करना। तो ये हमें पता चल ही गया है कि लॉर्ड डलहौजी भारत में क्यों आया था और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वह भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सत्ता की स्थापना करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था और एक उसको जो प्रशासन था उसको सुसंगठित रूप भी देना चाहता था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने उचित अनुचित प्रत्येक साधनों का यहाँ पे प्रयोग किया है। उसकी साम्राज्यवादी नीतियों ने भारतीयों के असंतोष को विस्फोट के कगार तक पहुंचा दिया और उसी का परिणाम ये रहा कि जैसे ही वो जाता है तो 1857 का विद्रोह भारत में होता है और पहला एक अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने के लिए संगठित प्रयास भारतीयों के द्वारा किया गया था और इसका महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला था इस विद्रोह का कि कंपनी शासन का अंत हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम रहा कि विद्रोह हुआ और कंपनी शासन का अंत हुआ। लॉर्ड डलहौजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उसकी विदेश नीति का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना ही था। अपनी नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उसने कुछ उपायों का सहारा लिया, जिसको हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं, जिसमें देशी राज्यों के साथ उसने युद्ध किए, कुशासन के आधार पर कुछ देशी राज्यों का अधिग्रहण किया, कुछ देशी राज्यों के पदों एवं पेंशनों की समाप्ति की, तथा गोद निषेध नीति अथवा विलय का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है डलहौजी का, उसके बारे में हम अलग से ही चर्चा करने वाले हैं। इन उपायों द्वारा डलहौजी ने समस्त भारत पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो डलहौजी का अधीन जो एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में माना जाता है, तो वो किस प्रकार साम्राज्य का विस्तार अपना करता है और किन साधनों का सहारा लेता है, उनमें हमने अभी बताया है 4-5, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विलय का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये अपने आप में ही एक अलग से क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, छोटा बड़ा किसी भी रूप में आ सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम हो, हर जगह ये इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं विलय के सिद्धांत की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। अब इसमें क्या था कि हिंदू धर्म के प्रावधानों के अनुसार यह था कि कोई भी संतानहीन व्यक्ति जिसकी संतान नहीं होती थी, तो विधिवत किसी अन्य के पुत्र को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता था। एक सामान्य प्रक्रिया थी उस समय।
किसी भी शासक के कोई अगर संतान नहीं होती है तो किसी के पुत्र को गोद ले सकता था और वह उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता था। गोद लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें थी जिनका पालन आवश्यक था। सामान्य जनता के अतिरिक्त राजवंशों में भी यह परंपरा प्रचलित थी और इस प्रथा के आधार पर संतानहीन शासक अपने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकार का चुनाव भी कर सकते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विकास के आरंभिक चरण में भारतीय शासकों एवं उसकी जनता की मनोभावनाओं का सम्मान करते हुए कंपनी सरकार ने इस व्यवस्था को बनाए रखा तथा इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास भी नहीं किया। इतना ही नहीं, 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा द्वारा स्पष्ट किया था कि प्रत्येक भारतीय शासक को हिंदू कानून के अनुसार गोद लेने का अधिकार प्राप्त है। याद रखना है कि 1825 में ब्रिटिश सरकार ही घोषणा करती है कि प्रत्येक भारतीय शासक को हिंदू कानून के अनुसार गोद लेने का अधिकार प्राप्त है तथा अंग्रेजी सरकार इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। कालांतर में कंपनी शासन ने अपनी इस नीति में संशोधन किया और अधीनस्थ देशी राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के उद्देश्य से कंपनी ने यह व्यवस्था की कि गोद लेने के पूर्व देशी नरेश सरकारी अनुमति प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे ये चेंजिंग हो रहा है कि गोद लेने से पूर्व जो पहले से एक परंपरा चली आ रही थी, 1825 तक भी ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार की थी, उसमें कुछ परिवर्तन होता है और अब ये किया गया कि कोई विदेशी नरेश अगर किसी को गोद लेता है, किसी के बच्चे को, तो उसको सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी। मुंबई की सरकार ने तो ये दावा भी किया कि वह परिस्थितियों के अनुसार ही किसी भी राज्य को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर सकती है। तो इसका अर्थ ये था कि देशी नरेश कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। यह व्यवस्था हिंदू धर्म के विपरीत थी और देशी राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण था। परंतु डलहौजी के पूर्व तक सरकार गोद लेने के संबंध में कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं कर सकी थी। कभी उसने देशी नरेशों द्वारा गोद लिए गए उत्तराधिकारियों को मान्यता प्रदान की तो कभी उसे अस्वीकार कर दिया। उदाहरण स्वरूप 1826 से 48 के मध्य लगभग 15 देशी नरेशों द्वारा गोद लिए गए व्यक्तियों को उत्तराधिकारी के रूप में सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। दूसरी तरफ अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि जबकि सरकार ने देशी नरेशों के गोद लेने के अधिकार को स्वीकृति प्रदान नहीं की, जैसे जालौन, कोलाबा और झांसी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमिशन स्वीकृति नहीं दी। अतः डलहौजी के आगमन के पूर्व तक कंपनी सरकार गोद लेने की प्रथा के संबंध में अपनी सुविधानुसार अथवा किसी राज्य विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती थी। तो यहां पर यह हमें निश्चित ही ये पता चल रहा है कि जो नियम कानून बनाए गए थे विलय के सिद्धांत से, जो हिंदू धर्म में थे कि कोई भी संतान व्यक्ति विधिवत किसी अन्य के पुत्र को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता था। कुछ हद तक शुरुआती दौर में 1825 के आसपास ब्रिटिश सरकार भी इसमें घोषणा करती है और उसको अधिकार प्रदान करती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके इसमें परिवर्तन होता है और कहा जाता है कि सरकारी अनुमति भी नरेशों को प्राप्त लेना जरूरी है। डलहौजी के समय यह हो गया था कि कोई भी देशी नरेश है वो कंपनी की पूर्व अनुमति के किसी को गोद ले ही नहीं सकता। तो ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म पर कुठाराघात था, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण था। लेकिन पहले डलहौजी के पहले तक कोई भी सरकार गोद लेने के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बना पाई थी और कुछ मामला अस्त व्यस्त चलता रहा, कुछ आंकड़े गिनाए गए और अंत में डलहौजी के आगमन के पहले तक कंपनी सरकार गोद लेने की प्रथा के संबंध में सुविधानुसार किसी राज्य विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेती थी। तो ये था डलहौजी के पहले का
कि गोद किस प्रकार लिया जा सकता है, किस प्रकार नहीं लिया जा सकता है। डलहौजी ने भारत आने के बाद गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाकर संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में लाने की योजना बनाई। पूरा चेंज हो जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे ही लॉर्ड डलहौजी भारत आता है तो वो पूरा चेंज कर देता है गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगा देता है, और जिसके भी संतान नहीं है शासक के, उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की योजना वह बनाता है। इसके दौरान एक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर एक सुदृढ़ अंग्रेजी साम्राज्य का गठन किया जा सकता था। गोद की प्रथा का निषेध आरंभ करने के पूर्व डलहौजी ने देशी राज्यों की प्रकृति पर विचार करते हुए उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया। यानी कि गोद किस प्रकार लिया जा सकता है, किस प्रकार नहीं लिया जा सकता है, यहाँ पे स्पष्ट गाइडलाइन डलहौजी के द्वारा यहाँ की जाती है। उसका उद्देश्य बिल्कुल भी स्पष्ट देशी नरेशों के प्रति था कि ये इनके अंग्रेजी साम्राज्य में उन राज्यों को हमें मिलाना है जिसके शासक संतानहीन है। लेकिन फिर भी कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, और 3 महत्वपूर्ण नियम डलहौजी के द्वारा यहाँ निर्धारित किए जाते हैं। 3 श्रेणियां उसने बनाई, और पहली श्रेणी उसने ये बनाई और उन राज्यों को उसमें रखा गया कि जिनके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान है। यानी कि जिन राज्यों के निर्माण में अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, तो ऐसे राज्य के शासकों को गोद लेने की प्रथा पर पूर्ण रूप में पाबंदी लगा दी गई। समझिए, यानी कि पहला क्या बनाया है कि जो दया दृष्टि पर है अंग्रेजों की पे जो भी राज्य और उनका निर्माण उन्होंने किया है, तो वो गोद लेने लायक नहीं बचे। दूसरी श्रेणी में अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ शासकों को रखा गया। जो भी अधीनस्थ शासक थे अंग्रेजी सरकार के समय उस समय, तो उन राज्यों के शासकों के लिए व्यवस्था की गई थी कि वे गोद लेने के पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। स्वीकृति प्रदान करने या नहीं करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित था। ठीक है, तो पहला हमने देखा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो सीधा कंपनी का अधिकार था किसी पे, तो वहां तो पूर्ण पाबंदी थी। लेकिन दूसरी श्रेणी में देखा है कि कुछ अधीनस्थ राज्य थे जो अंग्रेजों की संरक्षकता में रह रहे थे, तो उनके लिए व्यवस्था यही की गई, अगर गोद लेना है तो उनको सरकार की स्वीकृति पहले लेनी पड़ेगी। लेकिन ये भी शर्त रख दी कि स्वीकृति प्रदान करने या नहीं करने का अधिकार कंपनी के पास ही सुरक्षित रहेगा। तो ये दूसरी श्रेणी थी। तीसरी श्रेणी में हम देख सकते हैं कि स्वतंत्र देशी राज्यों की बनाई गई थी, और इन राज्यों के शासकों को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यानी कि जो बिल्कुल स्वतंत्र देशी राज्य थे, अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं था वहां पे, तो ऐसे राज्यों के शासकों को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान उस समय थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की प्रथा को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया, और इसके द्वारा वह अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये डलहौजी के पहले और डलहौजी के बाद हम देख रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पढ़ाया जा रहा है कि विलय का सिद्धांत, सीधा सीधा समझ जाओ कि विलय का सिद्धांत वही था कि जैसे हम पहले देखा है कि हिंदू धर्म में जो हमारे प्रावधान थे, कोई भी शासक था संतानहीन है तो वो कहीं न कहीं किसी के बच्चों को गोद ले सकता था और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता था। शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने भी उसको स्वीकार किया है, बीच में कुछ परिवर्तन किए कि सरकारी हस्तक्षेप उसमें किया जा सकता है, लेकिन स्पष्ट गाइडलाइन उस समय तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही लॉर्ड डलहौजी आता है तो उसके बाद इस विलय के सिद्धांत में कुछ गाइडलाइन तय कर दी गई, 3 गाइडलाइन बनाई गई थी, और उस तीनों गाइडलाइन के तहत प्रत्यक्ष शासन वाले राज्य, अधीनस्थ वाले राज्य और स्वतंत्र राज्य, 3 ये श्रेणियां बनाई थी, जिसमें पहले में पूर्ण रूपेण पाबंदी, दूसरे में
पूर्व सरकार की स्वीकृति आवश्यक, और तीसरे में पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता उनको दी जाती है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था डलहौजी का। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वो किस प्रकार साम्राज्य में विलय करता है और किन किन राज्यों को इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिग्रहित करता है।